नमस्ते दोस्तों। ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबुलरी बुक से आज इडियम सीरीज़ की तीसरा वीडियो है। इसी वीडियो में मैं 21 से लेकर 30 तक इडियम्स कवर करने जा रहा हूँ, पिक्चर के साथ, सेंटेंस के साथ एवं इंग्लिश हिंदी मीनिंग के साथ। इसी वीडियो में मैं आज 10 इडियम कवर करने जा रहा हूँ। फुल्ली एक्सप्लेनेशन रहेगा इंग्लिश एवं हिंदी, यानी कि हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बुक इडियम सीरीज़ की आज की पहला इडियम है ए कॉग इन द मशीन, जिसका मीनिंग है ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी बड़े संगठन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत सा बड़ा बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के पास एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर, उसको आप एक कॉग इन मशीन बोल सकते हो। आप सोचो कि आप एक बहुत बड़े पार्टी में गए हो और उन पार्टी में सब बहुत ही रिच पर्सन आए हुए थे, लेकिन आप एकदम से पोर थे, तो आप वहाँ पर एक कॉग इन द मशीन थे। क्योंकि एक कॉग इन द मशीन इडियम्स का मतलब ही है एक बहुत बड़ा जगह पे एक छोटा सा चीज़, उसको ही हम एक कॉग इन द मशीन बोल सकते हैं। आप इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा बाल्टी और उसमें एक छोटा सा बिंदु, पानी का बिंदु। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा मशीन का पार्ट्स और उनमें एक छोटा छोटा पार्ट्स, एक कॉग इन द मशीन है। तो दोस्तों एक कॉग इन द मशीन इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। शी फेल्ट लाइक ए कॉग इन द मशीन इन हिज कंपनी, यानी कि वो उसकी कंपनी में मशीन में एक पेंच की तरह महसूस करती थी। मतलब एक लड़की थी जो अपनी कंपनी में एक कॉग इन द मशीन फील करती थी अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर अब सब अपने आप जैसा थे और वो उनके जैसे अकेलापन उसको महसूस होते थे, तो वो खुद को एक कॉग इन द मशीन फील करती थी। तो आप समझे। नेक्स्ट इडियम है ए कोल्ड फिश, जिसका मीनिंग है ए पर्सन हु सीम्स अनइमोशनल, यानी कि एक व्यक्ति जो भावहीन लगता है। दोस्तों आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, इनको आप सभी ने देखे हो, ये महेंद्र सिंह धोनी है, 7 नंबर जर्सी। एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई इमोशन नहीं है। मैच अगर जीत भी जाता तो कोई पार्टी में मतलब कोई भी होई हुल्लड़ नहीं करते थे वो, और अगर हार भी जाते थे तो कोई भी रोना धोना नहीं। मतलब एक इमोशनलेस पर्सन थे महेंद्र सिंह धोनी, एक बहुत ही कूल आदमी थे। तो आप रिलेट कर पाओगे कि एक कोल्ड फिश का मतलब है जो अपने इमोशन शेयर नहीं करते, जिसका कोई भावना नहीं है अपने अंदर, जो भावहीन है, उसको ही हम एक कोल्ड फिश बोलते हैं। आप देखिए एक कोल्ड फिश इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। माही did not really show how much emotion Mahi did not really show how much emotion because she is a bite of a cold fish, यानी कि माही ने वास्तव में ज़्यादा भावना नहीं दिखाया क्योंकि वो थोड़ी ठंडी महिला है। ठंडी महिला के मतलब है कोल्ड फिश सेंस में यूज़ करा गया यहाँ पर, मतलब बहुत ही ठंडा, जो अपने इमोशनल शेयर नहीं करते थी। तो आप समझे कि कोल्ड फिश का मतलब है जो पर्सन अपने इमोशन शेयर नहीं करते। अगले इडियम है एक कुक्को इन द नेस्ट, जिसका मीनिंग है एन अनवेलकम इंट्रूडर। एक कुको इन द नेस्ट इडियम का मतलब है एन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी कि एक अवांछित घुसपैठिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, जो मतलब बिन बुलाए मेहमान आप बोल सकते हो। कुको इन द नेस्ट के मतलब है बिन बुलाए मेहमान। आप कुको के बारे में कुछ बातें ज़रूर जानते हो कोयल के बारे में, कि कोयल बर्ड
दूसरे की घोंसले में घुस जाते हैं। तो यहाँ पर एक कुक्को इन द नेस्ट इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, ही वॉज अ कुक्को इन द नेस्ट टू देयर होम, यानी कि वो उनके घर के घोंसले में रहने वाली कोयल थी। मतलब जो किसी भी जगह पे बिन बुलाए आ जाता है उसको ही हम एक कुक्को इन द नेस्ट बोलते हैं। मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर या फिर एन अनएक्सपेक्टेड या फिर बिन बुलाए मेहमान आप बोल सकते हो। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो कोयल दूसरे की घोंसले में घुस गई है। नेक्स्ट इडियम है एक कट एबव समथिंग, यानी कि सुपीरियर टू, जिसका मीनिंग है दूसरों से बेहतर। एक कट एबव समथिंग इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, श्रावणी इज ए कट एबव द अदर कंपिटिटर्स एंड शुड विन इजीली, यानी कि श्रावणी अन्य प्रतियोगियों से काफ़ी आगे हैं और उन्हें आसानी से जीतना चाहिए। आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे कंपिटिटर्स खड़ा हैं और इनमें से एक बंदा इससे बहुत आगे है, मतलब सुपीरियर है, मतलब ये मैच जीत गया। तो जो सुपीरियर है, जो दूसरे से बहुत ही आगे है, आप रिलेट कर सकते हो कि सीजीएल मॉक टेस्ट में अभी जिसके मार्क्स 180 आ रहे हैं वो ज़रूर नौकरी लेकर जाएगा। तो वो यहाँ पर हम जैसे कंपटीटर्स के लिए एक कट अबव समथिंग है, मतलब वो हमसे सुपीरियर है, बहुत ही आगे है। आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। तो एक कट अबव समथिंग का मतलब है कि जो दूसरे से बेहतर है, जो दूसरों से आगे है, तो उसको ही हम एक कट अबव समथिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है ए डैम स्क्वीब, जिसका मीनिंग है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि एक निराशाजनक परिणाम। आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि एक स्टूडेंट जो अपना रिज़ल्ट आया वो फेल कर गया और वो डिसअपॉइंटेड हो गया, यानी कि अन अनएक्सपेक्टेड खराब रिज़ल्ट, डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट, मतलब जो चीज़ हमें निराश करती है, जो चीज़ हमें दुख पहुंचाता है, उस चीज़ को ही, उस न्यूज़ को ही, उस चीज़ को ही हम ए डैम स्क्वीब बोलते हैं, यानी कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ए डैम स्क्वीब एडियम को हम सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए, हिज 10th रिजल्ट वॉज अ डैम स्क्वीब फॉर हिम, यानी कि उनका 10वीं का रिजल्ट उनके लिए निराशाजनक रहा। डैम स्क्वीब का मतलब ही है निराशाजनक, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट इडियम है ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, जिसका मीनिंग है ए हेल्पलेस वुमन, यानी कि एक असहाय महिला। आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि एक महिला रातों के अंधेरों में एक सुनसान रास्ते पे हट रहा है, यानी कि वो यहाँ पर इसी रास्ते पर रातों के अंधेरों में अकेलापन फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, असहाय फील कर रहा है। तो जो महिला अपने आप को हेल्पलेस समझती है, असहाय समझती है, उसको ही हम ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस बोलते हैं। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, शी वॉज अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस इन द लोनली रोड एट नाइट, यानी कि वो रात में सुनसान सड़क पर एक असहाय महिला थी, यानी कि जो महिला अपने आप को असहाय समझती है उसको ही हम ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है ए डार्क हॉर्स, यानी कि जिसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि एक अप्रत्याशित विजेता। आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो एक लड़की जिसको सबने सोचा था कि एक कभी जीत नहीं पाएगी, वो एकदम लास्ट पॉइंट में बाजी मत कर गया, यानी कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह लड़की कभी जीत पाएगी रेस, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो जो अनएक्सपेक्टेड विनर होते हैं, जो भी हो, अनएक्सपेक्टेड हो, किसी के बारे में कोई अंदाज नहीं हो, उसके बारे में कोई भी अंदाज किसी को ना हो,
तो उसी विनर को, उसी अनएक्सपेक्टेड विनर को ही हम ए डार्क हॉर्स बोलते हैं। ए डार्क हॉर्स इडियम को हम सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए। राम वॉज अ डार्क हॉर्स इन दर स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, यानी कि राम उनके स्कूल के वार्षिक खेल समारोह में एक अप्रत्याशित विजेता था। यानी कि ये डार्क हॉर्स इडियम का मतलब ही है एक अप्रत्याशित विजेता। नेक्स्ट इडियम है ए डेड लेटर, जिसका मीनिंग है ए लॉ और एग्रीमेंट दैट इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव, यानी कि ऐसा कानून या समझौता जो अब प्रभावी नहीं है। दोस्तों, अब सब लोग जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 धारा 370 अब नहीं है, मतलब धारा 37 अब बैन कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 अब नहीं रहा, मतलब बैंड हो गया, ख़त्म हो गया, उनका कोई इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं है। तो इसको ही हम ए डेड लेटर बोलेंगे। तो ए डेड लेटर का मतलब वही है जो एक लॉ और एग्रीमेंट जिसका कोई अब मतलब नहीं रहा, उनको ही हम ए डेड लेटर बोलेंगे। ए डेड लेटर इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। आर्टिकल 370 इज़ अ डेड लेटर इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ, यानी कि धारा 370 अब जम्मू कश्मीर में एक मृत पत्र है। ए डेड लेटर का सेंसिबल मीनिंग है एक मृत पत्र, लेकिन इसका इडियमचुअल मीनिंग है ए लॉ और एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव। नेक्स्ट इडियम है ए डेड हॉर्स, जिसका मीनिंग है कंप्लीटली यूजलेस, यानी कि बिल्कुल बेकार। ए डेड लॉस इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। ही इज़ अ डेड लॉस एज अ सेल्समैन, यानी कि एक सेल्समैन के रूप में वो बिल्कुल ही बेकार है। आप यहाँ पर पिक्चर पे देख सकते हो कि एक सेल्समैन उनके बॉस के सामने बैठे हैं और उनके बॉस उसको डांट रहे हैं क्योंकि वो एक बेकार सा सेल्समैन है, कम्प्लीटली यूजलेस, उसके द्वारा कोई भी काम किया नहीं जाता। तो जो बिल्कुल भी यूज़लेस है, कम्प्लीटली यूज़लेस है, उनको हमें डेड लॉस बोलेंगे। जैसे कि आप लूसेंट बुक को समझ सकते हो, कम्प्लीटली यूज़लेस, क्योंकि वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता लूसेंट बुक को। उससे बहुत ही सारे बेहतर बुक हैं जिसको हम मतलब न्यू पैटर्न के तरफ से अब बहुत सारे डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो लूसेंट अभी कम्प्लीटली यूज़लेस है और बेहतर बुक हम एफोर्ड कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली यूज़लेस मतलब बिल्कुल भी जो बेकार है उनको ही हमें डेड लॉस बोलेंगे। ब्लैक बुक इडियम सीरीज़ की आज की लास्ट इडियम है ए डायमंड इन द रफ, जिसका मीनिंग है समवन और समथिंग विथ टैलेंट बट लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग और पॉलिश, यानी कि कोई या फिर कुछ जिसमें प्रतिभा तो है लेकिन प्रशिक्षण या निखार की कमी है। आप यहाँ पर डायमंड को देख सकते हो, एकदम कच्चा डायमंड है। क्या आप इसी डायमंड पहनना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी डायमंड को पॉलिश किया जाएगा, उसके बाद जो ज्वेलरी है उनमें सेट किया जाएगा, तो उसके बाद हम उसको एफोर्ड करेंगे, खरीदेंगे, फिर पहनेंगे। तो इसको डायरेक्टली हम अभी लेकर गलों पे बात कर नहीं घूमेंगे, इसको पॉलिश किया जाएगा, इसको ज्वेलरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर हम उसको एफोर्ड करेंगे। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। पहले हम देखेंगे कि डायमंड इन द रफ सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। हर सिंगिंग वॉइस इज़ ब्यूटीफुल बट सी इज़ ए डायमंड इन द रफ, यानी कि उसकी ज्ञान जवाब खूबसूरत है लेकिन वो एक कच्चा हीरा भी है। इसका मतलब है एक लड़की वो बहुत अच्छा गाती तो है, उसका सिंगिंग का जो वॉइस है वो अच्छा तो है, लेकिन उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
उसको गाना प्रैक्टिस करना चाहिए। बेशक उसका वॉइस भी बहुत ही ऑसम है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं, उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो चीज़ टैलेंटेड है, जो चीज़ अपने आप में एक टैलेंटेड है, एक बहुत ही मूल्य है, लेकिन उस चीज़ का अगर लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग है, उसके पास प्रैक्टिस की कमी है, तो उस चीज़ों को हम ए डायमंड इन द राफ बोलेंगे, क्योंकि हम राफ डायमंड नहीं पढ़ते हैं। तो ए डायमंड इन द राफ एडियम का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, जो चीज़ के प्रैक्टिस कमी है, जिसको ठीक से पॉलिश नहीं किया गया, उस चीज़ों को ही हम ए डायमंड इन द राफ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबुलरी बुक से आज मैंने इडियम सीरीज़ कंप्लीट किया, डे 3 की 11 से लेकर 21 से लेकर 30 तक। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। और इसी तरह अगर आप ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबुलरी बुक की हर एक वर्ड, हर एक सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम और नाउन सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो या फिर ना भी हो, उसको सेंटेंस के साथ फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में अच्छी तरह से बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ ज़रूर रहिएगा। और मैं इसी इडियम को जो मैं इस लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, उस हर एक वर्ड की, हर एक इडियम की, सिनोनिम की एक एक करके एक्सप्लेनेशन मैं एक शॉर्ट वीडियो फॉर्म में अपने चैनल में भी अपलोड करता हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसी पीडीएफ को, इसी पीपीटी को मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दिया हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर इसी पीडीएफ को आप कलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट डालूँगा, प्रिंटेबल प्रैक्टिस सेट डालूँगा, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मैं हर एक इडियम को क्वेश्चन के फॉर्मेट में और चारों ऑप्शन के फॉर्मेट में वहाँ पर लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, और उसको आप डाउनलोड करके आप प्रिंट पे कर सकते हो और उससे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं।